हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं आपका सिंकरोल सर और मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है सिंकरोल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का बायोलॉजी का टॉपिक लेके आए हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है चल रहा है मानव जनन। क्या चल रहा है? मानव ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमने बताया कि रिप्रोडक्शन क्रिया कैसी होती है पिछले वीडियो में, और इसके पहले जो वीडियो बनाया हमने उसमें पढ़ाया था आपको नर जनन अंग। क्या पढ़ाया था? नर जनन अंग। तो नर जनन अंग में हमने बताया था जो इसके कुछ दो भाग होते हैं। एक होता है प्राथमिक जनन अंग, एक होता है सहायक जनन अंग। एक कौन सा होता है? प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? वृषण यानी कि हम इसे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है? सहायक जनन अंग होता है। दूसरा क्या होता है? सहायक जनन अंग यानी कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राथमिक अब देखिए जो प्राथमिक जनन होता है, वृषण होता है, यहाँ से क्या होता है कि किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं नर युग्मक। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक, यानी कि हम स्पर्म भी कह सकते हैं। तो स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक, प्राथमिक जनन अंग द्वारा, वृषण द्वारा। और बाकी जो होती है सहायक अंग होते हैं, जिसमें अंड, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय आदि जो होते हैं इसमें सहायक अंग होते हैं। शुक्राशय सहायक ग्रंथियां होती हैं इसमें कुछ। तो इसके यानी जो अब देखिए जो हम बात करते हैं वृषण के द्वारा, हमने कहा इसमें से कुछ हार्मोन भी स्रावित होते हैं और कुछ मतलब और शुक्राणु का निर्माण होते हैं। जो हार्मोन होते हैं शुक्राणु के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसे हमने ये पिछले वीडियो में बताया था। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसे हम बताते हैं मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यह जनन कोशिकाओं को ग्रहण करता है। किस कोशिकाओं को? जनन कोशिकाओं के। हमने कहा जैसे मान लीजिए हमने कौन सा कोशिका, यहाँ हमने कहा कि नर जो जनन अंग होता है, नर जनन अंग जो प्राथमिक अंग होता है जिसे हम वृषण कहते हैं, और वृषण द्वारा शुक्राणु जो बनते हैं, जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है, उस शुक्राणु को ग्रहण कौन करता है? मादा जनन अंग उसे ग्रहण करता है। तो अब मादा जनन अंग की हम बात करें तो मादा जनन अंग में कौन कौन सी क्रिया होती है? मादा जनन अंग में मुख्यतः अंडोत्सर्ग होता है, यानी ओव्यूलेशन होता है, अंडों का निर्माण होता है या अंडों का उत्सर्जन होता है। और दूसरी क्रिया जो उत्सर्जित अंड है, अंड कोशिका और स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मेल है यानी संयोजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन भी यानी निषेचन क्रिया भी होता है इसमें। और इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी ट्यूब में यानी कि वहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है यानी गर्भाशय यानी प्रेगनेंसी होती है। और प्रेगनेंसी के बाद जब प्रेगनेंसी धीरे धीरे क्या होता है यानी कि एक शिशु का विकास होता है, परिवर्धन होता है, और धीरे धीरे इस प्रसव क्रिया द्वारा इसे हम बाहर। तो ये मादा जनन अंग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग क्या करता है? ये जनन अंग जनन कोशिकाओं को ग्रहण करता है। और इसके निम्न भाग होते हैं। इसके जो कितने भाग होते हैं? निम्न भाग होते हैं। तो हम क्या कहते हैं? मादा जनन अंग जनन कोशिकाओं को ग्रहण करता है। किसे ग्रहण करता है? जनन कोशिकाओं को ग्रहण करता है, ठीक। अब देखिए इसके जो भाग निम्नवत है, जो गर्भाशय है, ये देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? मादा जनन अंग कहते हैं। ये क्या है? ये मादा जनन अंग होते हैं जिसके भाग निम्नवत होते हैं। तो पहला भाग इसका हम बात करें, हम अंडाशय होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। अंडाशय को हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। अंडाशय के बाद दूसरा जो भाग होता है इसमें हम कह सकते हैं अंडवाहिनी, ठीक, या हम कह सकते हैं ओविडक्ट। तीसरा जो होता है इसका जो भाग होता है गर्भाशय। तीसरा भाग इसका कौन सा है? गर्भाशय है। यहाँ पे हम लिखना छोड़िए, ये वाला भाग जो होता है इसका गर्भाशय होता है, यानी कि इसे हम यूटरस, सॉरी यहाँ पे लिखे हुए हम। तो तीसरा भाग होता है गर्भाशय यानी कि यूटरस होता है इसका।
और चौथा भाग होता है इसका योनि, यानी इसे हम कहते हैं वेजाइना। ठीक, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मादा जनन अंग। मादा जनन अंग के 4 भाग होते हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। जो अंडाशय होता है यह मादा जनन अंग का प्राथमिक जनन अंग होता है, मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, देखिए आपको, देखिए प्रत्येक सभी मादाओं में, प्रत्येक मादा में ये जो होती है एक जोड़ी होती है, जो ओवरी होती है जिसे हम अंडाशय, ये जो देखिए छोटा सा भाग दिखाई दे रही है जिसकी लंबाई लगभग होती है, इसकी लंबाई जो होती है लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है, जो चौड़ाई इसकी होती है 2 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो मोटाई होती है लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये जो ओवरी होता है, ओवरी, ठीक, ये जो है हमने कहा कि मादा में जो होता है यह एक कितना होता है, जोड़े में होता है। अच्छा, हम बात करें जो गर्भाशय, जो मादा जनन अंग होता है यह उदर गुहा के निचले भाग में, जो मादा जनन अंग होता है यह उदर गुहा के निचले भाग यानी श्रोण मेखला में स्थित होता है। कहाँ पर होता है, उदर गुहा के निचले भाग और श्रोण मेखला में ये स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मादा जनन अंग। ठीक, तो हमने मादा जनन अंग में पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें अंडाशय की बात कर, अंडाशय की बात कर रहे हैं, ओवरी की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ओवरी की जो ये होता है ये पेयर में होता है, यानी कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ी होती है। ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, और इस ओवरी में की संख्या 2 होती है, और इसकी लंबाई जो होती है लगभग 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई इसकी लगभग 1 सेंटीमीटर होती है, और दोनों ओर से यह नलिकाओं द्वारा जुड़ी होती है, और बीच में इन नलिकाओं के द्वारा ये क्या होती है, बीच में स्थिर होती है। ठीक, और इस नलिका को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, यानी कि यह जो गर्भाशय होता है इसकी दीवार से एक नली निकलती है, जो स्नायु निकलकर यह ओवरी से, और इधर से जाती है जो इसे हम क्या कहते हैं फिम्बरी, फिम्बरी यानी कि झालर, क्या कहते हैं, झालर। तो झालर जो होता है यहाँ पे एक नली निकल कर ये क्या करती है, दोनों ओर से ओवरी को क्या करती है, स्थिरता प्रदान करती है। दोनों ओर से क्या करती है, ये ओवरी को स्थिरता प्रदान करती है। और जो ओवरी का यानी जो अंडाशय का आकार कैसा होता है, इसका जो आकार होता है बादाम की तरह होता है। इसका आकार कैसा होता है, बादाम की तरह होता है, और इसका जो रंग होता है गहरे भूरे रंग का होता है। ये कैसा होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। कौन, ओवरी, जो अंडाशय होता है यह यानी कि प्रत्येक स्त्रियों में जोड़े में होता है, पेयर में होता है, और यह जो होता है दोनों ओर, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। और यह जो होता है और यह नली के द्वारा यानी कि ओवेरियन लिगामेंट द्वारा, स्नायु द्वारा, और झालर यानी कि फेफड़ी के नलिकाओं द्वारा यह बीच में स्थिर होता है, और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई इसकी 1 सेंटीमीटर होती है, और इसका आकार जो होता है बादाम की तरह होता है। जो संरचना कैसी होती है इसकी, बादाम देखिए है, बादाम की तरह होता है, और यह गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, यह गहरे भूरे रंग का होता है, और इसका 2 कार्य होते हैं। अगर हम बात करें अंडाशय के, अंडाशय का क्या कार्य, कितने कार्य होते हैं, 2 कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं, कार्य, एक तो होता है, पहला कार्य यह अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, और दूसरी जो होता है इसके द्वारा यानी कि अंडाणु द्वारा, अंडाशय द्वारा यानी ओवरी के द्वारा हार्मोन का स्रावन होता है। इसमें क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि उपस्थित होती है। कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसमें, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, हार्मोन का स्रावन होता है।
किसका स्राव होता है? हार्मोन का। तो अब देखिए जो ओवरी होता है ना, यह मुख्य रूप से जो हमारे जो उदर का निचला भाग होता है, निचले भाग में मलाशय और मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। जो ओवरी होता है यह जो उदर का जो उदर गुहा है, हमने कहा जो धड़ होते हैं दो भागों में बटे होते हैं, वक्ष गुहा ऊपर वाले भाग को जो पसनीय जगह उसे वक्ष गुहा और नीचे वाला भाग जो होता है उसे उदर गुहा। तो उदर गुहा के निचले भाग यानी श्रोण मेखला, श्रोणी जो भाग होता है, जो श्रोण भाग होता है, इसके मध्य यानी जो मलाशय और मूत्राशय के मध्य में यह स्थित होता है। और अगर हम कहें इसके दो कार्य होते हैं, हमने कहा कौन कौन से? अंडाणु का निर्माण करता है, दूसरा हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं और ये ग्लैंड के द्वारा हार्मोन का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? हार्मोन का। ठीक, और हार्मोन इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? और ये हार्मोन जो होते हैं अंडाणु के निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में सहायक होते हैं? अंडाणु के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इनके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, तो जो अंडाशय के द्वारा, अंडाशय ने कहा अंडाशय में क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिसके द्वारा हार्मोन का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? हार्मोन का स्रावण होता है। कौन कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है या एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें हम, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन यह अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है तथा जो पीरियड आते हैं, जो मादा में पीरियड होते हैं या हम कह सकते हैं रजोधर्म या ऋतुस्राव भी कहते हैं या मासिक कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ठीक, जो पीरियड आता है उसको नियंत्रित रखता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं ये दो काम करता है। एक तो अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ पे निर्माण होता है? अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक। ठीक, दूसरा जो इसका कार्य हमने बताया, जो दूसरा कार्य होता है यह हमने क्या कहा अभी कि जो पीरियड होता है, ठीक, पीरियड कह सकते हैं या हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल या रजोधर्म या ऋतुस्राव, इसकी इसे क्या करता है? यह नियंत्रित करता है। उसे क्या करता है? नियंत्रित करते हैं। और दूसरी बात करें हम, अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यह कौन सा? गर्भ हार्मोन होता है, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। इसे हम प्रोजेस्टेरॉन क्या कहते हैं? इसे हम गर्भ हार्मोन, इसे हम क्या कहते हैं? गर्भ हार्मोन, या हम इसे कह सकते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भ हार्मोन कहते होता है। ये जो गर्भाशय की कोशिका को संकुचित होने से क्या करता है? रोकता है। यह गर्भाशय है। ठीक, ये वाला भाग क्या है? गर्भाशय है। यह गर्भाशय की कोशिका जो यहाँ से हार्मोन सिक्रीट होता है, यह गर्भाशय कोशिका गर्भाशय की कोशिका को संकुचित होने से रोकता है और जिसमें गर्भ को जो भ्रूण बनता है उसको इसमें स्थापित होने में सहायता करता है। ठीक है, जिसके कारण भ्रूण गर्भाशय से में क्या होता है? स्थापित होता है। यानी कि अगर ये पिचकने से रोकता है, कौन? जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ये गर्भाशय को पिचकने से संकुचित होने से रोकता है और जिसके कारण जो गर्भ होता है, जो यहाँ से जो गर्भ बन के आता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है एम्ब्रियो, उसे क्या करता है? ये इसकी दीवार में स्थापित करता है। तो यह मुख्य कार्य हो गया अंडाशय का। हमने अंडाशय की बात की। किसकी बात की? हम अंडाशय की बात की। अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक कौन सा हमारा है? दूसरा टॉपिक है हमारा ओविडक्ट, यानी कि अंडवाहिनी। दूसरा कौन सा है? हम बात करते हैं अंडवाहिनी, या हम उसे कहते हैं ओविडक्ट। ठीक, इसे हम दूसरा नाम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब कहते हैं। और इसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं। अच्छा, अंडाशय के जो अंडाणु होते हैं, जो अंडाणु को हम डिंब भी कहते हैं। अंडाणु जो होते हैं, जो अंडाशय के द्वारा जो अंडाणु निकलते हैं, जो
जो ओवम निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिम्ब कहते हैं। इसलिए हम इसे एक ना अंड वाहिनी को हम डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं, डिम्ब वाहिनी। ठीक, क्या कहते हैं इसे हम, डिम्ब वाहिनी, डिम्ब वाहिनी। तो ये वाला भाग, ठीक, ये जो आपको पतली सी नली दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, या ओविडक्ट भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं या डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो डिम्ब वाहिनी के 3 भाग होते हैं। डिम्ब वाहिनी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक वाला भाग ये देखिए अंगुली के पर्वत जैसी संरचना होती है, ये जो आपको पर्वत जैसी संरचना निकली होती है इसे हम क्या कहते हैं, फिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फिब्री, यानी इसे हम झालर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, झालर कहते हैं। और दूसरा बात जो होता है, दूसरी जो भाग होता है इसका, इसके दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब की बात रही तो दूसरे में होता है एम्पुला, एम्पुला को हम क्या कहते हैं, तुम्बिका। क्या कहते हैं, तुम्बिका। और तीसरा जो भाग होता है इसका हम इसे कहते हैं संकीर्ण पथ, यानी हम इसे में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इस्थमस, यानी इसे हम संकीर्ण पथ। ठीक, तो देखिए जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, जो हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें या अंडवाहिनी की बात करते हैं, यह जो होता है गर्भाशय और मूत्राशय के मध्य में स्थित होता है। जो फैलोपियन ट्यूब होता है यह गर्भाशय और मूत्राशय के मध्य में स्थित होता है। और सॉरी हम कुछ गड़बड़ बोल दिए। देखिए अब देखिए जो अंडवाहिनी होता है यह भी पेयर में होता है। अंडवाहिनी क्या होता है, पेयर में होता है, यह भी जोड़े में होता है, यानी कि प्रत्येक ओवरी से एक एक वाहिनी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, अंडवाहिनी कहते हैं। और जिसकी लंबाई, प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई जो होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक लंबाई, जो अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और ये इसमें क्या होता है कि निषेचित अंडे को यह जो काम करता है, निषेचित यानी कि यहाँ पर अंडवाहिनी में अंडे का निषेचन भी होता है। ये निषेचन क्रिया कहाँ पे होता है, अंडवाहिनी होता है। और जो निषेचित अंडे होते हैं, जो शुक्राणु और नाड़ के मिलने से जो निषेचन क्रिया, जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण को क्या करते हैं, यह गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो होता है, अगर हम बात करें अब, तो ये इसकी लंबाई लगभग होती है 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, तो सॉरी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है फिब्री झालर, दूसरा एम्पुला तुम्बिका, और तीसरा भाग होता है इस्थमस, यानी कि हम संकीर्ण पथ। तो ये वाला भाग जो इसका होता है, ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, फिब्री कहते हैं, यानी कि झालर कहते हैं। और ये वाला भाग इसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, यानी कि तुम्बिका कहते हैं। तो तुम्बिका जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है। इसका जो फैलोपियन ट्यूब का जो तुम्बिका भाग होता है यह कैसा होता है, चौड़ा होता है। कैसा होता है, चौड़ा, इस तरह का भाग होता है। तो ये जो वाला भाग होता है इसे हम फिब्री कह सकते हैं। ठीक, और ये वाला भाग जिसे हम संकीर्ण पथ यानी कि हम इसे इस्थमस कह सकते हैं। ठीक, और ये वाला भाग जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। जब भी देखें आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इसे अच्छी तरह से समझिए। जहाँ भी न समझ हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में आप समझ सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम के पर्पज़ से जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके उद्देश्य से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें से नीट में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 12वीं का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लगभग हर वर्ष बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप पूरा देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। जो ना समझ में हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप कॉन्टेक्ट करके आप इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये जो भाग हमने कहा, जो फैलोपियन ट्यूब के जो 3 भाग होते हैं, फिब्री होता है जो झालर जैसी संरचना होती है, ये जो अंगुलियों के प्रवर्त जैसी संरचना होती है, और ये जो अंगुलियों के प्रवर्त जैसे लाइक फिंगर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये जो संरचना होती है यह क्या करती है, अंडाणु को अपनी ओर खींचती है। किसे,
अंडाशय से जो अंडाणु निकलते हैं, एक सेल अंड कोशिका जो होता है उसे अपनी ओर खींचता है और खींच कर कहाँ पहुँच जाता है। जब ये धीरे धीरे अंडाशय आगे पहुँचता है, ये वाला भाग पतला होता है, ये वाला भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, आगे वाला भाग क्या होता है, संकीर्ण होता है। यानी स्तमस जो होता है इसका संकीर्ण होता है और यहीं पे आके जो अंडाणु होता है, यहाँ पे आके एक सेल जो होता है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, अस्थायी हो जाता है। अब जब यहाँ पे अस्थायी होता है, जब मैथुन क्रिया होती है, मैथुन क्रिया के दौरान जो नर शुक्राणु होते हैं या नर युग्मक होते हैं, यह धीरे से तैरते हुए कहाँ पहुँचते हैं, एम्पुला वाले भाग में पहुँचते हैं। यानी कि यहाँ पे जो होते हैं स्पर्म पहुँच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म पहुँच जाते हैं और यहाँ पे दोनों का संयोजन होता है। ठीक है, कौन से भाग में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुली भाग में, यानी तुमिका भाग में। तुमिका भाग में नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है और इस संयोजन की क्रिया को हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि इसे हम निषेचन कहते हैं। इस क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक, और निषेचन क्रिया के बाद जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो ये जो निषेचित अंडे होते हैं कुछ समय बाद ये धीरे से सरकते हुए इस माध्यम से, इस फैलोपियन ट्यूब के यानी अंडवाहिनी के माध्यम से कहाँ पहुँच जाते हैं, गर्भाशय में पहुँच जाते हैं। कहाँ पे पहुँच जाते हैं, गर्भाशय में पहुँचते हैं। तो ये हो गई। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है अंडवाहिनी के बाद, अब हम बात करते हैं गर्भाशय की, यानी कि हम यूट्रस की बात करें अब। तो ये टॉपिक हमने कहा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोग पूरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, जहाँ पे न समझ में आए वहाँ पे हमसे पूछिए, व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं गर्भाशय की, बात करते हैं गर्भाशय, या आप कह सकते हैं इसे हम यूट्रस। ठीक, तो जो गर्भाशय होता है यह मुख्य रूप से हमारे जो मलाशय होता है, मलाशय और मूत्राशय, ठीक, जहाँ पे मल एकत्रित होता है, रेक्टम और मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, उनके ठीक मध्य में स्थित होती है। यह जो होता है, ये वाला भाग क्या है, गर्भाशय दिखाई दे रहा है। यानी कि यह जो होता है कहाँ पे, मलाशय, ठीक, और मूत्राशय के दोनों के ठीक बीच में स्थित होता है। और इसकी जो आकार होती है यह हम कह सकते हैं मलाशय व मूत्राशय के ठीक बीच स्थित होता है, ठीक बीच में या मध्य में स्थित होता है। ठीक, और इसकी जो आकार होती है नाशपाती की तरह होती है। इसकी जो आकार, इसका जो आकार होता है, इसकी आकार नाशपाती की तरह होती है। कैसी होती है, नाशपाती की तरह। नाशपाती फल देखे ना, एकदम इसकी संरचना कैसी होती है, नाशपाती की तरह होती है। और इसका जो ऊपरा भाग होता है, इसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है। ऊपरी भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है। और जो इसका निचला भाग होता है कैसा होता है, संकरा होता है। संकरा या पतला हम लिख सकते हैं, पतला होता है। ठीक, थीन होता है या ठीक होता है, जो भी कहें हम। तो इसका जो ऊपरी भाग चौड़ा होता है, निचला भाग जो होता है इसका, यानी ऊपरी भाग ये चौड़ा है, निचला भाग पतला होता है। और इसे क्या होता है, अब यहाँ पे जो होता है, जो निषेचित अंडे होते हैं, जो गर्भाशय में निषेचित अंडे जो इसी भाग में स्थापित होते हैं, शुक्राणुओं द्वारा और शुक्राणु अंडाणुओं से जो मिले हुए जो निषेचित अंडे हुए, जो फर्टिलाइज एग है, वो कहाँ पहुँचता है, गर्भाशय में आके स्थापित होता है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं गर्भाशय की। अगर हम बात करें तो गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं गर्भाशय के, 3 भाग होते हैं। ये वाले भाग को हम फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं, बॉडी कहते हैं। और निचला वाले भाग को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, यानी कि ग्रीवानाल या ग्रीवा की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं। गर्भाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक वाला ऊपर वाला जो चौड़ा भाग होता है ये फंडस होता है। ठीक, दूसरा वाला भाग जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बॉडी कहते हैं, ये वाला भाग। और नीचे का जो भाग होता है इसे हम सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विक्स, यानी हम ग्रीवानाल कहते हैं। तो जो इसका जो बॉडी भाग होता है, जो बॉडी होता है इसका, ठीक है, बॉडी में 3 प्रकार की लेयर होती है।
जो बॉडी जो होता है 3 प्रकार की लेयर से बनी होती है, 3 प्रकार की आवरण या परत, 3 प्रकार की परत से बनी होती है, परत से घिरी होती है, बनी नहीं होती, घिरी होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की परत से घिरी होती है। तो जो बाहर की जो परत हो, ये जो आपको बाहरी जो परत दिखाई दे रहा है बाहर का, इसे हम क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं इसे हम? पेरीमेट्रियम। इसे हम कहते हैं परिधि गर्भाशय, परिध गर्भाशय आवरण। ठीक, इसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। इस आवरण को हम क्या कहते हैं? तो हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो बाहर की आवरण होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? ये जिसे हम पेरीमेट्रियम या परिधि गर्भाशय कहते हैं। और जो ये क्या काम करता है? इसका जो मुख्य काम करता है, यह जो गर्भाशय को प्रॉपर बनाए रखता है, इसकी आकार और आकृति को क्या करता है? प्रॉपर बनाए रखता है। जैसे मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी हुई है, यहाँ पे गर्भ रुका हुआ है, प्रेगनेंसी है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी यहाँ पर है तो इसकी आकार धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो इसमें क्या होता है? इम्यूनिटी फ्लूइड होता है ना, इम्यूनिटी फ्लूइड होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इम्यूनिटी फ्लूइड होता है, और इसमें जो चारों से जो घिरा होता है, और इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का तरल पदार्थ बना होता है। इसमें क्या होता है? तरल पदार्थ बना होता है, और इसी में क्या होता है? शिशु होता है। इसमें क्या होता है? शिशु। जब इसकी आकृति बढ़ेगी, जब शिशु के धीरे धीरे विकास होता है, जब इसमें परिवर्धन होता है, किसे परिवर्तन? जब शिशु में परिवर्तन होता है तो ये इसका आकार बढ़ता है, यानी गर्भ का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें संकुचन, इसमें क्या होता है? स्टेज आ जाते हैं, और जब इसे ये फैल जाता है, अब फैलने जैसे यहाँ पे डिलीवरी हो जाती है, यानी प्रसव के बाद, आफ्टर डिलीवरी। अब क्या करता है? आफ्टर डिलीवरी यानी कि जब प्रसव हो जाने के बाद, ये जो परिधि गर्भाशय होता है, इसकी शेप और साइज को फिर क्या होता है? पुनः प्रॉपर बना देता है। यानी कि जिस आकृति और आकार में यह पहले था, यानी गर्भ रुकने के पहले, यानी प्रेगनेंसी के पहले जैसी इसकी आकृति थी, और प्रेगनेंसी होने के बाद, यानी कि प्रसव क्रिया के बाद, डिलीवरी के बाद, वह पुनः उसी आकार में इसे स्थापित करता है, प्रॉपर कर देता है। तो ये काम कौन करता है? पेरीमेट्रियम करता है। ठीक, ये सबसे बड़ी लेयर होती है। इसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। कौन सा मेट्रियम? मायोमेट्रियम, या इसे हम कहते हैं गर्भाशय पेशी अस्तर। क्या होता है? गर्भाशय पेशी अस्तर। तो गर्भाशय पेशी अस्तर क्या होती है? ये थिक होती है, ये बहुत थिक लेयर होती है, यानी कि मोटी लेयर होती है। ये जो लेयर होती है कैसी होती है? यह बहुत मोटी लेयर होती है, और ये हार्मोन रिसेप्टर होता है। क्या होता है? हार्मोन रिसेप्टर होता है। कौन हार्मोन रिसेप्टर होता है? जो मायोमेट्रियम होता है। मायोमेट्रियम यानी कि हम थोड़ा यहाँ पर लिख सकते हैं मायोमेट्रियम या गर्भाशय पेशी अस्तर। यह बहुत मोटी होती है, लेयर होती है, बहुत मोटी लेयर होती है, आवरण होती है, और इसमें ये क्या होती है? हार्मोन रिसेप्टर होती है। क्या होती है? हार्मोन रिसेप्टर होती है। और डिलीवरी के दौरान, ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी जब डिलीवरी होती है, प्रसव जब हो रहा है, तो उस समय क्या करता है? यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, कौन? जो गर्भाशय पेशी अस्तर होता है, ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करता है। और प्रसव क्रिया के दौरान यह जो हार्मोन होता है, यह जो नली होती है, ठीक है, जो प्रसव नली है, जिसे हम कहते हैं ये वाला भाग, यानी सर्विक्स और वेजाइना को चिकना करता है, जिसके कारण, इस चिकनाहट के कारण क्या होता है? बच्चा सुगमता से सरकता हुआ बाहर आ जाए। ठीक, तो ये काम कौन करता है? यह होता है मायोमेट्रियम, यानी गर्भाशय पेशी अस्तर। और जो तीसरी अंदर की लेयर होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम। जो अंदर की जो लेयर होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सबसे बाहरी लेयर को हमने कहा, कौन सी लेयर है? पेरीमेट्रियम।
मैट्रियम, थोड़ा साफ साफ लिखिए, पेरीमैट्रियम। दूसरा होता है मायोमैट्रियम, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमको। और तीसरा जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इंडोमैट्रियम, मैट्रियम। ठीक, इसे हम कहते हैं गर्भाशय अंतरस्तर, अंतरस्तर इसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय अंतरस्तर, यानी कि इंडोमैट्रियम। जो इंडोमैट्रियम होता है, यहाँ पे एक लेयर होती है, ये जो लेयर होती है, ये जो अंदर की सबसे अंदर की जो लेयर होती है यह बनाती है। और यह लेयर में क्या होता है कि जब इंडोमैट्रियम होता है, यह गर्भाशय अंतरस्तर होता है, और यह गर्भ जो गर्भ आता है, जो इम्ब्रियो है, इसको यहाँ पे जैसे स्थापित करके इसको लेयरिंग कर देता है, ये रहता है। और यह हम कह सकते हैं कि जब अगर फर्टिलाइज क्रिया ना हो, यानी कि निषेचन क्रिया ना होती, जो निषेचित अंडा, जब निषेचन क्रिया होगा नहीं तो अंडे क्या हो जाते हैं, यह जो यहाँ पे जो अंडे रुके होते हैं, यहाँ से अंडा सीधे कहाँ आता है, गर्भ में आता है, और जो इंडोमेट्रियम जो यहाँ पे होती है इसे आके चिपक जाता है, और इसके ऊपर एक आवरण बन जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, एक आवरण बन जाता है। फिर 14 दिन, यानी 14 दिन बाद वहाँ से रहता है यहाँ पे, और नहीं, यहाँ पे कुछ समय तक रहता है, फिर वहाँ से आता है। फिर 14 दिन बाद क्या होता है कि ये लेयर टूट जाती है, ये लेयर क्या होती है, टूट जाती है। और टूटने के कारण क्या होता है, ये जो बेस्ट अंडे होते हैं, ये क्या होता है, बेस्ट हो जाता है ना, जब निषेचन क्रिया होगी नहीं तो ये अंडे निषेचित नहीं होती, क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये टूट कर ब्लड के माध्यम से बाहर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, यानी ऋतुस्राव या मासिक या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए यह निषेचन क्रिया यहाँ पे हो गया, निषेचित अंडे जब गर्भाशय में आएगा तो आके ये गर्भाशय से यहाँ पे चिपक जाता है ये गर्भ धीरे धीरे, और ये गर्भाशय के चिपकने के कारण क्या होता है कि इसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है, एक आवरण बनने लगती है, और उसी आवरण से एक नली का निर्माण होता है। ठीक, इंडोमेट्रियम से क्या होता है, एक नली का निर्माण होता है। इस नली को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, प्लेसेंटा कहते हैं, या हम इसे आंवला, या हम इसे अपरा, आंवला या अपरा कहते हैं। यह जो होता है भ्रूण और मादा के बीच की संयोजक नली होती है, यह संयोजक कड़ी होती है, या संयोजक, अगर मान लीजिए यहाँ पे भ्रूण है, भ्रूण व मादा के बीच जो होता है यह संयोजक नली होती है। और यह नली क्या काम करती है कि बच्चे के में पोषक, यानी पोषक की तो आवश्यकता होती है भाई, विकास के लिए, जो परिवर्धन के लिए, जो भ्रूण है, भ्रूण के परिवर्धन के लिए पदार्थ चाहिए ना हमें, लाभ पोषक तत्व तो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और भी चीज़ चाहिए। ये सब चीज़ों क्या करता है, इसके माध्यम से, यानी मादर से जो शिशु में पहुंचता है, मादा से शिशु में पहुंचता है, यानी कि पदार्थों का संचरण होता है, संवहन होता है। और इसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बच्चे में जो अपशिष्ट पदार्थ भी होता है, यह भी इसके द्वारा बाहर निकलते हैं। बात करते हैं अब हमारा ये प्लेसेंटा, हमने बताया प्लेसेंटा जो होता है, यह इसे हम अपरा या आंवला कहते हैं। यह मादा और शिशु के बीच क्या होता है, संयोजक नली होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, वेजाइना या योनि। ठीक, क्या कहेंगे हम, वेजाइना या योनि। अब हम बात कर रहे हैं वेजाइना या यौन की बात कर रहे हैं, यौन, वेजाइना। ठीक, तो ये जो यौन होता है, ये मलाशय और मूत्राशय के मध्य एक नली होती है। क्या होता है, मलाशय, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मलाशय व मूत्राशय के मध्य एक नली पाई जाती है, के मध्य एक नली जिसकी लंबाई के मध्य लगभग, क्या लिखे, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली पाई जाती है, एक नली पाई जाती है जिसे
जिसे योनि कहते हैं, यानी कि वेजाइना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? योनि कहते हैं या वेजाइना कहते हैं। तो हमने कहा कि जो योनि होता है यह मलाशय और मूत्राशय के मध्य लगभग 10 और 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? योनि कहते हैं, यानी कि वेजाइना कहते हैं। अब ये जिसे अब देखिए मैथुन के समय क्या होता है कि जब मैथुन क्रिया के समय यानी सहवास क्रिया के समय, मैथुन के समय यह शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? नर युग्मक को, शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। इसे करता है, शुक्राणुओं को ग्रहण करता है, यानी नर युग्मक को ग्रहण करता है। तथा ये इसके अतिरिक्त यह है ऋतुस्राव, क्या ऋतुस्राव और प्रसव में सहायक होता है, एक माध्यम बनता है। जो योनि होता है ऋतुस्राव या उनका से प्रसव क्रिया यानी कि डिलीवरी में सहायक होता है। क्या होता है? किसमें सहायक होता है, कार्य करता है। और इसको जो इसमें देखिए, अब जो योनि होता है इसमें एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं एक लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। लैक्टिक अम्ल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं? लैक्टिक अम्ल का। ठीक, किसका निर्माण करते हैं? लैक्टिक अम्ल का। और ये जो लैक्टिक अम्ल जो होता है ये अम्लता के कारण और लैक्टिक अम्ल के कारण जो योनि का जो भाग होता है इसका वातावरण कैसा बनाता है? योनि का वातावरण अम्लीय बना रहता है। कैसा बना रहता है? अम्लीय बना रहता है। ठीक, योनि का वातावरण अम्लीय बना रहता है। कैसा बना रहता है? अम्लीय बना रहता है। तो अब देखिए जो योनि का जो निचला भाग होता है, जो इसका जो यहाँ पर देखिए योनि में क्या होता है? योनि में सर्विक्स होती है, एक पतली नली से छिद्र खोलती है जिसे हम क्या कहते हैं? योनि से जुड़ी होती है। जो सर्विक्स होता है यह योनि से जुड़ी होती है। और इसके मध्य में एक पतली झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? पतली झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे हम? हाइमेन क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं, या इसे हम योनि छिद्र कहते हैं। योनि छिद्र क्या कहते हैं इसे हम? योनि छिद्र। ठीक, योनि छिद्र। और ये जो होता है एक पतली आवरण होता है, झिल्ली बना होता है। यह जो झिल्ली होता है या तो यह मैथुन क्रिया के दौरान या किसी वजन के उठाने के दौरान या किसी झटके के कारण यह टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। और इस छिद्र में जो पतली झिल्ली में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे रजोधर्म होता रहता है। क्या होता है? ये जो झिल्ली होती है, पतली झिल्ली, इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा ब्लीडिंग क्रिया होती रहती है। यानी कि जो मासिक चक्र है, मासिक क्रिया इसके द्वारा होती रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि या तो मैथुन क्रिया हो, सहवास क्रिया हो, या फिर इसमें किसी प्रकार का झटका लग जाए या किसी वजन सामान उठाने के कारण क्या होता है? ये झिल्ली फट जाती है। क्या होती है? ये फट जाती है, जिसके कारण यहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक, यानी कि हम इसे कहते हैं कि वर्जिनिटी का एक पहचान है कि वर्जिनिटी और नॉन वर्जिनिटी का यह एक तरह से पहचान होता है। तो ये हो गया मादा जनन अंग की क्रिया, संरचना और क्रिया। अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे कि शुक्राणु जनन का निर्माण और मादा जनन का निर्माण, यानी शुक्राणु का निर्माण, मादा जनन और अंडाणु का निर्माण, यानी oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। इस क्रिया को हम अगले वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।